मेरे बारे में मैं आपको बताऊं, मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं। मैंने पिछले 1.5 साल में कुछ 21,000 से ज़्यादा किताबें अपनी बेची हैं। 21,000 से ज़्यादा किताबें बेचने का मतलब होता है कि हमने 30 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया उसे एक सिंगल किताब से। और मैं बताऊं मैंने उससे कितना पैसा कमाया है, लाइक मोर देन 25 लैक्स मैंने अर्न किए हैं उस सिंगल किताब से पिछले 1.5 साल में। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। मैं पब्लिशिंग हाउस चलाता हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। मैं पिछले 7 साल से इस पब्लिशिंग हाउस को चला रहा हूँ। मुझे पता है किताबें कैसे बिकती हैं, लोगों को कैसे टारगेट किया जाता है, मतलब रीडर्स को कैसे टारगेट किया जाता है, और रीडर्स आपकी किताब क्यों परचेज करेंगे। लाइक उनके पास तो मिलियंस ऑफ ऑप्शंस हैं अमेज़ोन से परचेज करने के लिए या फ्लिपकार्ट से परचेज करने के लिए, तो वो आपकी बुक क्यों परचेज करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट, राइट। और आधे से ज़्यादा मैं आपको ना एक रियलिटी बताता हूँ, आधे से ज़्यादा जो ऑथर्स हैं ना अपनी लाइफ टाइम में 300 किताबें नहीं बेच पाते। मैं आपको सच बात बताता हूँ, 300 किताबें बेचना इज़ एक्चुअली अ बिग डील अनटिल अनलेस आप अपनी किताब को ढंग से प्रमोट नहीं करते। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे फ्रॉम बेसिक्स। देखिए, मुझे पता है कि आपको बहुत कुछ पता होगा बुक पब्लिशिंग के बारे में, पब्लिशिंग प्रोसीजर के बारे में। आई एम प्रिटी श्योर आपने शायद 3, 4, 5, 10 किताबें पहले पब्लिश भी कराई होंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि सेल्स कितनी जनरेट हुई है। बात हम ये नहीं करें कि आपने कितनी क्वांटिटी में किताबें लिखी हैं, बात हम कर रहे हैं कि आपने एक बुक को कितना बेचा है कि आपकी सारी किताबें बिक रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किताबें बेची जाती है। ये कोई कोर्स नहीं है, ना मैं यहाँ पे कोई कोर्स बेच रहा हूँ, क्योंकि हमने ना 5,000 से ज़्यादा जब ऑथर्स के साथ काम किया। और बात ये नहीं कि जो सिर्फ इंडिया के ऑथर्स हैं, हमने यूके, यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हर जगह ऑथर्स के साथ काम किया है। और मोर और लेस सबके क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, और इसमें ऑथर की कोई गलती नहीं है। ऑथर का काम है किताब लिखना। लेकिन एक मैन्युस्क्रिप्ट से जब एक किताब बनती है, मैन्युस्क्रिप्ट हम उसको कहते हैं जो बुक पब्लिश नहीं हुई है, जो ऐसे बुक के फॉर्मेट में नहीं छपी है, उसको हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। जब वो किताब बन जाती है तो मतलब ये बुक हो गई है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। तो बात ये है कि ऑथर्स को किताब लिखना आता है, सिर्फ उनको चीज़ें नहीं पता कि बैक एंड में मैन्युस्क्रिप्ट से किताब कैसे बनती है। वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, ओके। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें सीख के एक दूसरा पब्लिशिंग हाउस खोल लो, जो मेरा एक कॉम्पिटिशन बढ़ा है एट द एंड ऑफ द डे। बट खोलोगे, देखो मुझे तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे काम करते हैं। जो लोगों का ट्रस्ट है ना हमारे साथ, जो पिछले 7 सालों में जो ट्रस्ट गेन किया है हमने, उसकी वजह से हमारा, देखो हमारा चमचमाता ऑफिस है, हमारे साथ बहुत लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, हम करते भी हैं। अच्छी एडवाइस दूंगा और बिल्कुल डाउन टू अर्थ एडवाइस दूंगा, जैसी चीज़ें होती हैं। बेसिक से बात करेंगे आज। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हैं, रोज़ मैं ना ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं भला हो जाए। इसके अंदर देखो, पहला टॉपिक ये है कि कैन आई गेट माई बुक पब्लिश्ड फॉर फ्री। हाँ, करवा सकते हो फ्री। डिपेंड करता है, डिपेंड क्या करता है। देखो, किताब को लिस्ट करना या बहुत सस्ते में किताब छपवाना, उससे सेल्स नहीं होती। किताब आपने किस लिए लिखी है? किताब आपने वो 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोगों के लिए तो नहीं लिखी ना। एक किताब लिखने के लिए, देखो हम पोएट्री की बात नहीं करते हैं, पोएट्री मान लेते हैं कि पोएट्री की किताब होती है, लेकिन वो क्वांटिटी, पेजेस की क्वांटिटी कम होती है, वर्ड्स की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसको सोचने में, पोएट्री को लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दिमाग लगता है, बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है। तो हम वर्ड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं कि किसने कितनी ज़्यादा लिखी है, लेकिन पॉइंट ये है क्या आपने लिखा। जब आपने साल भर का टाइम दिया, बहुत होता है 3 महीने में किताब लिख देते हैं, 6 महीने में लिख देते हैं, पर क्या आपने इतना जो टाइम दिया है वो सिर्फ 50 किताबें बेचने के लिए दिया है क्या? पॉइंट ये है, आपको समझ आ रहा है? तो देखिए, किताब आप फ्री में छपवा सकते हो, बहुत सारे पब्लिशर फ्री में भी छाप देंगे। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कहेंगे कि हम 2,500 में किताब छाप देते हैं, हम 3,000 में छाप देते हैं, 4,000 में छाप देते हैं। लेकिन ऐसी किताब छपवा के क्या फ़ायदा जो सिर्फ 50 लोगों तक ही जाए। आप समझ रहे हो? इसलिए हमेशा जिस भी पब्लिशर से आपके साथ आप काम कर रहे हो ना, सबसे पहले आप ना उनका पैन कार्ड मांगो। पब्लिशिंग हाउस के अंदर भाई इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं, इतने सारे फ्रॉड्स होते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपने किताब छपवा ली अपनी, पता चला उसी किताब के तो 50 अलग अलग ऑथर्स का नाम देके वो किताबें बिक रही हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स बेचते हैं बहुत सारे पब्लिशर, आपसे 2,500, 4,000, 5,000 रुपये लेगा। पता है क्यों ले रहा है? आपसे सस्ता ले रहा है 5,000। आपकी मैन्युस्क्रिप्ट 10 और ऑथर्स के नाम पे भी तो छप रही है, उन सबसे 5-5 हज़ार लेके तो उसने 50,000 रुपये कर लिया ना अपना।
पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आधे से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका कोई ऑफिस ही नहीं होता, आप कभी उनसे मिल ही नहीं पाओगे, वर्चुअली रिलेशन रहेगा, सिर्फ वर्चुअल, ठीक है। सिर्फ आप उनको फ़ोन पे सुन पाओगे, वीडियो कॉल भी नहीं करते हो, क्योंकि करेंगे कैसे, ऑफिस तो है ही नहीं ना, घर का आंगन थोड़ी दिखाना है उनको, चीज़ समझो। तो हमेशा एक ट्रस्टेड पब्लिशर्स पे ही किताब छपवाना है। मैं नहीं कहता मुझसे छपवाओ, बट एक ट्रस्टेड पब्लिशर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा मत ढूंढना जो 4000, 5000, 6000 में किताब छापे, तो वो सर्विसेज भी उसी हिसाब से देगा। तो उससे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 6000 किसी पब्लिशर को दे रहा हूँ तो मेरी इंटरनेशनल किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन जाएगी। बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना, नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब धंधा करने बैठे हैं, सब पैसा कमाने बैठे हैं। आपने भी किताब लिखी है तो आपकी भी एस्पिरेशंस है, आप भी चाहते हो कि आप सक्सेसफुल ऑथर बनो। सक्सेस का मतलब अलग अलग हो सकता है, किसी को एज ए मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए सक्सेस में, किसी को चाहिए कि लोग उनके ऑटोग्राफ के पीछे भागे, आप समझ रहे हो। सक्सेस का मतलब अलग अलग हो सकता है, लेकिन सक्सेस सबको चाहिए। पब्लिशिंग हाउस में भी सेम है, हम चीज़ समझ रहे हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो ट्रस्टेड पब्लिशर से काम करना है, काम उन्हीं से ही करना है, ठीक है। और देख लेना, पैन कार्ड मांग लेना सबसे पहले कि एक्चुअली कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। वेबसाइट तो कोई बना लेता है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब कोई 2500 रुपये में काम भी कर रहा है ना अगर आपका, या 3000, 4000 में काम कर रहा है ना, तो एक ही आदमी होगा, वही आपका ISBN नंबर अप्लाई करेगा, वही आपका कैनवा से कवर बना के देगा, उसके बाद आपकी ग्रामरली से एडिट भी कर देगा, MS वर्ड पे फॉर्मेट भी कर देगा, और 4-5 किताबें लोकल प्रिंटर से प्रिंट भी करा देगा, 1000-1500 उसमें बचा भी लेगा। लेकिन जब एक ही आदमी इतने सारे काम करेगा तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा, आप समझ रहे हो। मैं पब्लिशर हूँ, मेरा काम है किताब छापना, कल को मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करने लग जाऊँ तो कितनी परफेक्शन से कर लूँगा, नहीं कर सकता ना। करने को कर लूँगा, करूँगा तो गलत ही, 4 बार शॉर्ट सर्किट ही तो होगा, करंट भी लग सकता है मुझे। सेम प्रोसीजर है, सेम तरीका है, एग्जाम्पल था, आई होप समझ जाओगे आप, ठीक है। ये तो छपवाने की बात है, मर्जी है आपकी, अगर वो करवाएं तो आप कराओ, अभी नहीं समझोगे, 4-5 बार फ्रॉड हो जाएगा तब समझ जाओगे, आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरी एडवाइस थी, मेरे काम था देना, एडवाइस दे दिया मैंने। बेसिक्स पे आते हैं दोबारा से कि सबसे पहले यही जान लो कि कितने फॉर्मेट्स होते हैं। आई एम प्रीटी श्योर पता है आपको। एक होते हैं पेपर बैग। पेपर बैग मतलब ये, पेपर बैग मतलब पेपर वर्ड यूज़ हो रहा था, मतलब पेपर यूज़ होगा। पेपर बैग मतलब फिजिकल कॉपी है। ये क्या गिरा है इसमें, एनीवे पेपर बैग है। और ये इसको क्या, या तो पेपर बैग कह लो इसको सॉफ्ट कवर। पेपर बैग है मतलब पेपर यूज़ है, सॉफ्ट कवर है। दूसरा ऑप्शन होता है हार्ड बाउंड। हार्ड बाउंड मतलब जैसे मेरे पास डायरी है ना, आप इसको देखोगे जो गत्ता है ना ये बहुत मोटा है, तो एक सॉफ्ट कवर है, ये हार्ड कवर या हार्ड बाउंड इसको कहते हैं। ऑलराइट, ये दूसरा फॉर्मेट है, लेकिन दोनों ही पेपर यूज़ होता है। तो पेपर बैग या हार्ड बाउंड, सॉफ्ट कवर या हार्ड कवर या हार्ड बाउंड, कुछ भी कह लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा फॉर्मेट होता है हमारे पास ई बुक्स। ई बुक्स होती हैं आपकी जो अमेज़ॉन किंडल पे आप सेल कर लो, पर आपके जो ऐप के अंदर आप पढ़ सकते हो। ऐप्स हैं, अमेज़ॉन किंडल है, गूगल प्ले बुक है। लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई ये जो ई बुक है ये PDF में अपलोड करते हो क्या? क्योंकि अगर ई बुक हम कहीं अपलोड कर देंगे PDF के अंदर तो कोई मेरी किताब वहाँ से चुरा ना ले, आप समझ, कहीं फ्री में कोई डाउनलोड ना करे। डाउनलोड नहीं होता भाई, क्या होता है जो किंडल वर्जन है ना, एक ऐप है किंडल, उसके अंदर अलग फॉर्मेट्स यूज़ होते हैं। आप डायरेक्ट PDF अपलोड करने को तो कर दो, लेकिन वो फॉर्मेटिंग बढ़िया होती नहीं। 3 फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है। अमेज़ॉन किंडल की बात कर लेते हैं, सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, 90% सेल्स किंडल से ही आती हैं अकेले। पहला है अपना जो है मैं अब फॉर्मेट्स की बात बता रहा हूँ। एक है आपका जो फॉर्मेट है KPF फॉर्मेट है, जो वाइडली यूज़ होता है, KPF है, ठीक है। दूसरा आपका आता है जो EPUB फॉर्मेट है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इसको कहते हैं। तीसरा आता है .mobi। मोबी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और वो इसलिए आता है जब आपको एक्सरेज वगैरह सारी चीज़ें भी ऐड करनी है ना, अगर आपके किंडल उस पर, तब आप मोबी का यूज़ कर लो। EPUB सबसे सूटेबल मानते हैं और सबसे इजी होता है आपका KPF फॉर्मेट, जो आप खुद से भी मेरे हिसाब से बना सकते हो। आपको किंडल क्रिएट नाम की ऐप डाउनलोड करनी है, आप उसके अंदर उसको डिज़ाइन भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए भी नहीं उसके लिए, ठीक है। तो आपकी ई बुक तो हो गई फ्री के अंदर, ठीक है। दूसरा अगर आप किंडल क्रिएट से करोगे तो, ठीक है, वो सिर्फ पब्लिशिंग का फ्री हो सकता है। देखो कवर डिज़ाइन करने को कैनवा से कर लो, पर परफेक्शन नहीं आएगा,
ठीक है। एडिटिंग करने को ग्रामरली कर रहे हो, लेकिन आपको पता है ना मशीन कितना ही काम करती है। आईक्यू नहीं होता मशीन में ना, 0 आईक्यू होता है मशीन के अंदर। अब क्या होता है, मशीन के अंदर एक वर्ड लिख दिया आपने मोबाइल, आप कहना चाह रहे हो टेलीफोन, अब कम जो आपका सॉफ्टवेयर है जो ग्रामरली है वो समझ रहे मोबाइल का मतलब चल रहा है। मोबाइल इसी को ही तो कहते हैं ना, जो जो चीज़ स्टैग्नेंट नहीं है वो मोबाइल है। अब समझ, तो ये चीज़ मशीन को कैसे समझाओगे? तो पहले आप गलतियाँ बढ़ाओगे, फिर किसी मैनुअल पर्सन को बैठाओगे, उसके बाद उससे गलतियाँ सुधरवाओगे। तो क्यों इसको लंबा स्ट्रेच कर रहे हो? सीधा किसी मैनुअल प्रोफेशनल एडिटर से काम कराओ ना, समझ रहे हो? ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया KPF फॉर्मेट में आप कर सकते हो। किंडल क्रिएट आपको डाउनलोड करना, ई बुक आपकी लाइव हो जाएगी। ई बुक को फिर लिस्टिंग करना है, KDP प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्टिंग करना होता है, बाद में आएंगे बहुत। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये सिर्फ एक इंट्रो वाला वीडियो है, इसको ज़्यादा गहराई में बातें नहीं करेंगे, अगले वीडियोज़ में और भी गहराइयों में बातें करेंगे। फॉर्मेट्स बता रहा था आपको, पेपर बैक होता है, ई बुक होता है, ई बुक के और भी फॉर्मेट हैं, कोबो वगैरह। लेकिन इंडिया के अंदर कोबो से आज तक किसने किताब पढ़ी है? 0% सेल्स है, 0। 7 साल में एक किताब नहीं बिकी है कोबो से, मैं आपको बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी चलाती है, उसका नाम है रकोटेन, उसका ये ब्रांड है कोबो, ठीक है। नहीं बिकती, रहने दो उसको। एक है अपना किंडल जिस पे फोकस करना है, दूसरा फोकस करना है आपका गूगल का प्लेबुक। प्लेबुक पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि वो आपको गूगल पे रैंकिंग कराएगा, ठीक है। कोई भी बुक है ना, उसको गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पास इतना सब डेटा कैसे आ जाता है? वो दिखाता है ना कि 15 प्रीव्यू कर लो, फ्री प्रीव्यू है, 15 पन्ने पढ़ लो, 15 पेजेस पढ़ लो। क्यों? क्योंकि किताब अभी गूगल प्ले बुक पे है। गूगल प्ले बुक पे आप 5% 10% किताब फ्री में पढ़वा सकते हो एज अ सैम्पल। किंडल पे भी कर सकते हो, लेकिन गूगल आपका जो प्ले बुक है वो आपको गूगल पे फीचर करेगा, किंडल आपका सिर्फ अमेज़ोन पे फीचर करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। तीसरा फॉर्मेट होता है ऑडियो बुक। जो हम ऑडियो बुक बनाते हैं, हमारे पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो है बेंगलोर के अंदर, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं। AI नहीं यूज़ करते, AI यूज़ करना भी नहीं है, क्योंकि वही दिक्कत करेगा जो मैंने आपको बताया ना, मोबाइल और मोबाइल के अंदर जो एग्जांपल दिया सेम चीज़ करता है। मैनुअली कराओ किसी से, AI को मत यूज़ करो। वॉइस ओवर होगा मैनुअली, तो क्या है आपके जो डेसिबल्स हैं कि कितना साउंड ऊपर नीचे रखना है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। जब रुकना है, जब ब्रेक लेना है, सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ऑडियो बुक कहाँ पब्लिश होती है? सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होती है, उसको हम कहते हैं ऑडिबल, ठीक है। ऑडिबल, एक्चुअली ऑडिबल महंगा है लेकिन उसके फ़ायदे हैं कुछ। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, पहले बता देता हूँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। एक आपका जो है ऑडिबल प्लेटफॉर्म पे रहता है, दूसरा आपका रहता है स्टोरीटेल, तीसरा जो हमारी ऐप है माई ऑडियो बिट्स, उसके ऊपर रहता है। इन 3 प्लेटफॉर्म पे रहता है। लेकिन ऑडिबल पे फ़ायदा यह है क्योंकि ऑडिबल जो फीचर करता है आपकी ऑडियो बुक, वो आपके अमेज़ॉन पेज पे ही फीचर करेगा। मतलब पेपर बैक, हार्ड बाउंड, ई बुक और ऑडियो बुक एक साथ चारों आ सकती हैं एक लाइन में। माई स्टोरीटेल या जो स्टोरीटेल जो है उसके ऊपर क्या है कि आपको उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, आप समझ रहे। लेकिन इंडिया के अंदर लोगों को फ्री के अंदर किताब चाहिए, तो वो ऑडिबल से क्यों परचेज़ करेंगे? ऑडिबल तो बहुत अच्छे खासे चार्ज करता है, उनको तो कुकू FM वाली किताबें चाहिए ना, आप समझ रहे हो। तो आपकी बुक को हम कुकू FM पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए एडिशनली चार्ज करते हैं, बिकॉज द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मनी एंड वी नीड मनी टू सर्वाइव, वी नीड मनी टू रन दिस बिजनेस। तो चलिए, वो तो एक अलग बात हो गई। किताब कैसे फ्री में छपवाते हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बेसिक्स बता दी, किताब कैसे फ्री में आप छपवाओगे, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखो, पेपर बैक इंडिया के अंदर तो देखो फ्री के अंदर छापेगा ही नहीं कोई, अनटिल अनलेस कोई ट्रेडिशनल पब्लिशर। ट्रेडिशनल और सेल्फ पब्लिशिंग 2 टाइप के पब्लिशिंग हाउसेज होते हैं इंडिया के अंदर। 2 टाइप के पब्लिशिंग हाउसेज हैं, पूरी दुनिया में ही होते हैं 2 टाइप के। सेल्फ पब्लिशिंग है, उसको हम कहते हैं वैनिटी भी कह देते हैं। बहुत सारे इंडिया से बाहर जो कंट्रीज़ हैं, US वगैरह के अंदर कहते हैं वैनिटी पब्लिशिंग, मतलब सेल्फ पब्लिशिंग की बात हो रही है। दोनों के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल वे है किताब छापने का, आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसा थोड़ी था कि कोई पब्लिशर आपसे पैसा लेगा किताब छापने का। वो आपके कंटेंट पे आपको जज करता है, कंटेंट पे जज करता है। मतलब अगर आपकी किताब में इतना दम है कि वो किताब बिक जाएगी, उसमें आपने इतना अच्छा लिखा है, तो पब्लिशर आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेगा किताब को छापने का। फ्री में आपकी जो किताब है उसको छापेगा, उसको एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, सब्सटेंटिव एडिटिंग, जो भी उसको एडिटिंग चाहिए वो करके देगा, कवर बना के देगा, ISBN लेके देगा, सब कुछ वो कराएगा अपने पैसे से। किताब बिकेगी
तो उससे एक रॉयल्टी जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा, उस रॉयल्टी में से कुछ 7% 8% इतना ही मिलता है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के अंदर रॉयल्टी इतना ही मिलेगा, 7% 8%, मैक्सिमम 9 से 10 से ऊपर तो कोई पब्लिशर नहीं देता, चाहे वो कितना भी बड़ा ऑथर हो। तुमको क्या लगता है चेतन भगत को कितना पैसा मिलता होगा? 10% रॉयल्टी, दैट्स इट, हर किताब पे। लेकिन वो जो स्मॉल क्वांटिटी है, जब वो लाखों किताबें बिकती हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है वो अमाउंट। और आधे से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं वो एक एडवांस अमाउंट दे देते हैं कि कहते हैं कि रॉयल्टी तो हम आपको 50,000 किताबें बिक जाएंगी उसके बाद देंगे, एक एडवांस अमाउंट ले लो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख का। चीज़ समझ रहे हो? तो बात यह है कि ट्रेडिशनल पब्लिशर आपको क्यों पब्लिश करे? क्यों? ट्रेडिशनल पब्लिशर को भी तो बिजनेस के लिए है, वो चैरिटी तो वो भी नहीं कर रहा। वो आपकी किताब क्यों छापे? क्योंकि आप जैसे तो और भी 10 लोग हैं ना। वो सिर्फ क्योंकि देखो, जब तक आप ऑथर हो, किसी थर्ड पर्सन ने आपकी किताब नहीं पढ़ी है, आपको तो लगता है कि आपकी किताब ही बेस्ट है। सभी ऑथर को लगता है कि उनकी किताब बेस्ट है, लगना भी चाहिए, इतनी मेहनत लगी है। जिस चीज़ में हमारी मेहनत लगती है वो चीज़ बेस्ट तो होती है, कंपैरेटिव हमें तो बहुत पसंद होती है, दूसरे को पसंद आए ना आए। और देखो, ऑडियंस को भी ना, ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को भी ना इतना बहुत ही अच्छा कंटेंट चाहिए, ऑडियंस को पसंद आ जाती है। एक नॉर्मल सा, एक अच्छा सा सब्जेक्ट लो जिस पे आपने किताब लिखी हो, एक ठीक ठाक कंटेंट हो, 100 में से 100 ना हो, लेकिन 100 में से 75 80 85% अगर बढ़िया लिखा है ना आपने, तो ऑडियंस 4 स्टार 5 स्टार देती है आपको, और वो कोई बुरा नहीं है। और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते पूरी दुनिया आपको 5 स्टार दे। चीज़ समझ रहे हैं? तो लेकिन ट्रेडिशनल पब्लिशर आपकी किताब क्यों छापेगा? वो तब उसी केस में छापेगा, वो तब छापेगा जब आपके पास होगी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, या आपके पास होंगे लाखों रुपए अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग करने के। या तो आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, ठीक है, कि आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया कि भाई मेरी किताब है, उसको परचेज़ कर लो, तो लाखों लोग, हज़ारों लोग उस किताब को परचेज़ कर लेंगे, ठीक है। या तो ये सिनेरियो हो। दूसरा, आपके पास लाखों रुपए हो, 20 30 40 लाख रुपए हो, कि आप अपनी ब्रांडिंग कर लो उस किताब की, और फिर अपनी किताब को बेचो। दोनों ही सिनेरियो में से अगर कोई भी है, तो मैं आपको बोलता हूँ कोई भी पब्लिशर आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि सबको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट का सेंस अलग अलग हो सकता है। पब्लिशर को मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, आपको नाम, शोहरत, ये सारी चीज़ें चाहिए। समझ गए? ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के फ़ायदे ये हैं कि पैसा नहीं लगता, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग वही कर रहे हैं जो आज से शायद 50-60 साल पहले जिन्होंने शुरू किया था, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क चेन है उनके पास। और तो उनको पता है कि किस टाइप की किताबें बिकती हैं, किस टाइप के टॉपिक्स लोग पढ़ते हैं, एक बड़े लेवल पे किताब बेच सकते हैं। बड़ा नेटवर्क होता है, एक बड़ा पब्लिशर बैक करता है आपको, एक अच्छा आपको एडवांस अमाउंट आपको मिल सकता है अगर आप लकी रहे तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए दे, कुछ हज़ार रुपए दे रहा है तो भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, क्योंकि कंपटीशन आज के टाइम में इतना है ना सर, कि हर 10 में से 2 लोग तो ऑथर मिल ही जाते हैं इन जनरल। मतलब ये तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, पर समझ रहे हो, 50 में से 2 लोग तो ऑथर मिल ही जाएंगे। अब वो नहीं है कि 50 में से एक ही मिल जाता है, 2 नहीं तो 3 लोग आपको मिल जाएंगे, इतना कंपटीशन है, ठीक है। अमेज़ोन को ओपन करेंगे ना, तो अमेज़ोन पे 5 मिलियन किताब है। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख किताबें, ठीक है। तो 50 लाख किताबों में आपकी ऐसी किताब क्या यूनिक है जो दुनिया ने कभी नहीं पढ़ी हो, तो कैसे बताओगे उनको? मार्केटिंग से। मार्केटिंग के अलावा और कैसे बताओगे? कोई चांस नहीं है। कंटेंट तो आदमी तब पढ़ेगा ना जब आपकी किताब परचेज़ कर लेगा। उसको परचेज़ करवाओगे कैसे? और परचेज़ तो तभी करेगा जब वो कहीं देखेगा आपकी किताब। तो मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटेंट से भी थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। आप कितनी भी घटिया किताब को आप बेच सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से मार्केटिंग की है तो। क्योंकि जो एक सेलिब्रेटेड चीज़ होती है ना, दुनिया कहती है कि यार ये तो अच्छी है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ़ कर रही है, तो हाँ, हम भी कुछ ना कुछ वजह ढूंढ लेंगे इसकी तारीफ़ करने के लिए। आप समझ रहे हो? ऐसे ही चलती है दुनिया, ऐसे हमें भी चलना है। ओके, तो या तो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, या आप बहुत बड़ा ऑलरेडी एक ब्रांड हो, उसी केस में ट्रेडिशनल पब्लिशर आपको अप्रोच करेगा, या आपकी किताब इंटरेस्टेड भी होगा आपकी किताब को छापने के लिए। फ़ायदा ये है कि पैसा कोई चार्ज नहीं करेगा, बहुत
बड़ा नेटवर्क होगा किताब को बेचने के लिए। ठीक है, ये फ़ायदे हो गए, नुकसान बता दिए ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के। दूसरे एक नुकसान बताया तो फ़ायदे बताया मैं। नुकसान ये है कि कम से कम 6 महीने का टाइम है कि जब वो आप एक सैम्पल वो मांगते हैं पहले ना, कि भाई किताब को मेरे को जो पढ़ना है सैम्पल के सिनॉप्सिस। सैम्पल में 3 चीज़ मांगते हैं। एक होता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब होता है आउटलाइन, आपकी जो बुक है उसका आउटलाइन। आउटलाइन मतलब कि 700 वर्ड्स में बता दो पूरी बुक के अंदर क्या है, स्टोरी को सम अप कर दो। ये सिनॉप्सिस हो गया। दूसरा होता है ऑथर्स बायो। वो इसलिए मांगते हैं कि ऑथर ने एक्चुअली क्या किया है आज से पहले, वो थोड़ा सा पता चल जाए कि ये ऑथर कौन है, मैं जिसकी मैं बुक सैम्पलिंग जब मैं जिसको गो थ्रू कर रहा हूँ, क्या उसकी वर्थ इट है भी क्या। ऑथर्स बायो मांगते हैं। उसके बाद सैम्पल चैप्टर्स। सैम्पल चैप्टर कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है, कितनी गलतियाँ की हैं आपने उसमें, ग्रामर किया, कितनी गलतियाँ नहीं की हैं, कितने अच्छे से आपने एक लाइन को या एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है। ओके, ये 3 चीज़ें हैं जो मांगता है एक ट्रेडिशनल पब्लिशर। और इसका जो वेटिंग टाइम होता है 6 महीने। 6 महीने में अगर आपको रिप्लाई आ गया, जो रिप्लाई होता है कि अपनी कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट भेज दीजिए, अगर आ गया रिप्लाई वेल एंड गुड है। चांसेस हैं 100 में से 1 मैन्युस्क्रिप्ट है जिसको वो पब्लिश करते हैं। रिप्लाई वो करते हैं कुछ 7 से 8 लोगों को। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट, पहले ये लॉन्ग लिस्ट करते हैं फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं। जब लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं तो 8-10 मान लो 8-10 लोगों से वो मांग लेते हैं पूरी मैन्युस्क्रिप्ट। 8-10 में से 1 ही होती है जो एक्चुअल में वो सेलेक्ट करते हैं पब्लिश करने के लिए, सब कुछ बैकग्राउंड देख के कि भाई मार्केटिंग में कर सकता है नहीं कर सकता, कितनी किताबें यहाँ से पहले बेची है, पीछे फ़ैन फॉलोइंग कितनी है, क्या एक्चुअली में इसके कंटेंट में इतना दम है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो 100 में से 10 लोग ही हैं जिनको लॉन्ग लिस्ट किया जाएगा। लॉन्ग लिस्ट मतलब कि आप अपनी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट भेज दो, वो भी 6 महीने के अंदर। ठीक है, उस 6 महीने के बाद और वो 6 महीने ले लेंगे उन 10 लोगों को में से 1 को बताने के लिए कि हम आपकी किताब छाप रहे हैं, बाकी लोगों को फिर रिजेक्शन। तब 100 में से 99 लोगों की तो किताब ख़त्म ना। ख़त्म मतलब ये सभी ट्रेडिशनल पब्लिशर ऐसे ही करने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ क्या किया, अपना समय गवाया, साल गवा दिया, कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक तो ये है कि टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है जो उनका रिप्लाई करने का। 6 महीने रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ। ठीक है, मतलब कि नहीं आएगा रिप्लाई, ऐसा है। उनकी वेबसाइट पे बड़ा बड़ा मेंशन होता है, मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ। उनकी वेबसाइट पे होता है कि अगर 6 महीने में हमने आपको रिप्लाई कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हम इंटरेस्टेड हैं। अगर हमने नहीं किया तो मतलब तो हम बिल्कुल ही नहीं हैं इंटरेस्टेड। और बहुत बार पब्लिशर्स ना जो रिजेक्शन देते हैं वो ऐसे नहीं सीधे मना करते हैं कि हमें अच्छी नहीं लगी आपकी किताब, वो बहुत ही प्यार से कहते हैं कि फॉर द टाइम बिंग आपकी जो बुक है हमारे करंट पब्लिशिंग शेड्यूल में फिट नहीं होती है, हम किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमें तुम्हारी किताब पसंद नहीं आई भाई, कहीं और से छपवा लो, हम तो नहीं छाप रहे। इट इज़ दैट सिंपल। ठीक है, सीधा मुंह पे कोई बोल नहीं सकता, बट एक्चुअल में इंटेंशन यही होता है। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब हमने शुरू किया था मैंने एक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस के तरीके से शुरू किया था। तो मतलब हमारा यही होता था कि भाई अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें लगता था कि इसको मार्केटिंग में इतना जब बजट लग जाएगा, इतना बजट की रिकवरी कैसे होगी। और मेरे को तो और आधे से ज़्यादा ऑथर्स थे, और ऑथर्स मैं बताता हूँ क्योंकि ऑथर का काम तो किताब लिखना है ना। अब उसको मार्केटिंग का क्या पता, और वो कितना ही हेल्प करेगा मार्केटिंग में, समझ लो कितना हेल्प करेगा। नई नई किताब आती है, हर ऑथर को जोश रहता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद नहीं करता। उसके बाद ऑथर अपने काम में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एज ए हॉबी परस्यू करते हैं सब। फुल टाइम राइटर तो अब तब बनोगे ना जब आपके पास इतना सारी सेल्स होंगी और आप इतना सारा पैसा कमा रहे हो उससे पहले तो एज ए हॉबी रखते हो इसको। और हॉबी तो कुछ टाइम तक रहती है, जब आपको पता है कि पब्लिशर है, इसने पैसा भी नहीं लिया और मैं थोड़ा बहुत करूँ नहीं करूँ। अब क्या है, कंपल्शन आ जाता है भाई पब्लिशर के ऊपर। अब तुमने 1000 किताबें तो छाप दी, वो बेचनी भी तो हैं। अब उसको किसी भी रेट पे बेचो, आप उसको बेचो, क्योंकि जब इतना बड़ा स्टॉक हो गया ना हमारे पास, तो अब स्टॉक को क्लियर कैसे करोगे? स्टॉक तो जगह घेर रहा है। यहाँ से हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो हर दिन का हमसे चार्ज ले रहा है। अब समझ रहे हो, जब इन्वेंट्री होती है तो बहुत हेडेक होता है उसको बेचने का। ठीक है, तो इसीलिए, और यही रीज़न है कि 100 में से 99 मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना स्टॉक, इतना रिस्क तो हम ले लें। हम मतलब एक किताब को छापने पे 1.5 लाख का सीधा खर्चा है। एक तो उसकी प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उस मार्केटिंग है, मिनिमम 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। पहले उसको इन्वेस्ट करो, फिर वेट करो 5, 6, 7 महीने की उसकी किताबें बिके, तब हमें प्रॉफिट मिले। उस प्रॉफिट में से भी हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है।
जी समझ रहे हो। तो मैं एक दर्द बता रहा हूँ आपको ट्रेडिशनल पब्लिशर का, जो नया नया शुरू करा और ट्रेडिशनल पब्लिशर में मतलब ट्रेडिशनल पब्लिशर बनाया पब्लिशिंग के अंदर उसका, ठीक है। कंपैरेटिवली दर्द कम हो जाता है जब आप एक सेल्फ पब्लिशिंग फर्म बनते हो। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है। उससे फ़ायदा ये होता है कि एटलीस्ट वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, काम वही करना है, सब कुछ उतना करना है, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि वो जो हेडेक है ना हर दिन की, जो हर दिन का जो स्टॉक दिखता है कि भाई इतना स्टॉक है, ये बिक नहीं रहा, वो हेडेक नहीं रहती है। एटलीस्ट बस हम लिमिटेड किताब छापने वाले हैं, जितनी किताबें बिक जाएंगी, हेडेक नहीं रहेगा। ओके, तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग का मैंने नुकसान बता दिया। एक तो रिजेक्शंस होते हैं 99%, दूसरा जो ट्रेडिशनल पब्लिशर है वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी एक साल ले लेते हैं किताब लॉन्च करने के लिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मेरी किताब आ रही थी ना, उस मेरे से पहले एक पब्लिशर, बहुत बड़ी पब्लिशिंग हाउस है, नाम तो मैं उसका क्या लूँ, उसने साइन किया एग्रीमेंट साइन करते किताब छपवाने का, किताब भी रेडी है, पब्लिशर लॉन्च नहीं कर रहा। वो कह रहे कि लव रोमांस फिक्शन है तो मैं इसको 14 Feb को लॉन्च करूँगा। ओके, और महीना चल रहा था अगस्त का, समझ रहे हो। 6 महीने किताब रेडी है, ऑथर को किताब मिल भी गई है डमी कॉपी, 6 महीने वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि पब्लिशर का ये मानना है कि अगर मैं वैलेंटाइंस डे पे लॉन्च करेंगे किताब तो सेल्स होंगी ज़्यादा, और कोई आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आपके राइट्स ही नहीं है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग के अंदर इतने सख्त क्लॉजेज होते हैं ना आप कवर में कुछ बोल सकते हैं, ना आप फॉर्मेटिंग में बोल सकते हैं, ना एडिटिंग में बोल सकते हैं। राइट्स तो आप ऑलरेडी दे ही चुके हो, जैसा हमने करना होगा वैसा हम करेंगे। आप हमसे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। इट इज़ दैट सिंपल। हाँ, आपकी किताब फ्री में छाप रहे हैं, जो मैं कहूँगा वैसा होगा, आपकी मर्जी ही खत्म हो गई। आप सिर्फ अपना टैक्स दे रहे हो, दैट्स इट। आप भी मानते हो ये चीज़ कि भाई पूरी दुनिया पागल थोड़ी है कि जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पीछे भाग रही है। आपको ये लगता है कि यार मेरे में गलती होगी, ट्रेडिशनल पब्लिशर तो उसको एक्सपीरियंस है, वो मेरी किताब फ्री में छाप रहे, तो मैं उससे किस बात पे झगड़ा करूं। अब थोड़ा सा झगड़ा करो, सीधा कहता है कि भाई मेरे को नहीं छापनी तेरी किताब, कहीं और छपवा ले। इट इज़ दैट सिंपल। आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उससे, राइट चले गए आपके। ये तीसरा नुकसान है आपके। कॉपीराइट मिलता है, सिर्फ कॉपीराइट मिलता है, पब्लिशिंग राइट्स चले जाते हैं, पब्लिशिंग राइट्स उस पब्लिशर के। ट्रेडिशनल इस टाइम पे अब क्या है, जो 99 लोग बच गए, अब क्या है, किताब तो आपने लिख दी है, फेंक भी नहीं सकते, ना जला सकते हो, और आपको पता है कि कॉन्फिडेंस तो है ही ना कि मेरी किताब है भाई, बढ़िया ही है, अच्छी है, बेच तो सकता हूँ, कम से कम कोशिश तो करूँ। वहाँ पे रोल आता है सेल्फ पब्लिशिंग फर्म्स का। सेल्फ पब्लिशिंग फर्म जैसे बिग फुट पब्लिकेशंस, हम हैंड होल्ड करते हैं उन लोगों को जो रिजेक्शन झेल चुके हैं। जो आपको टाइम, जो 6 महीने का वेटिंग टाइम है ना, हम 21 दिन के अंदर तो हम किताब को मार्केट में ले आते हैं एग्रीमेंट साइन होने के बाद। इतना फास्ट होता है सेल्फ पब्लिशिंग। ओके, खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ सेल्फ पब्लिशिंग का क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है। और फ़ायदा ये, चलो पहले फ़ायदे ही बता देते हैं सेल्फ पब्लिशिंग के। फ़ायदा है कि किताब जल्दी छप जाती है, आपके पास जो राइट्स हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं, आपको पता है कैसा कवर चाहिए, आप पूरा डिसाइड कर सकते हो, कवर के कौन से कलर चाहिए, कलर स्कीम चेंज करें, सारी चीज़ें चेंज करा सकते हो। पब्लिशिंग के जो भी सारे राइट्स होते हैं एक्सक्लूसिव नहीं होते, एक साथ 4 पब्लिशर से पब्लिश करा सकते हो, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं होता। कवर आपके हिसाब से होता है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, लेआउटिंग, प्रिंटिंग सब कुछ आपके हिसाब से होती है, क्योंकि आप हमें पे कर रहे हो। ये मेजर डिफरेंस है। ट्रेडिशनल पब्लिशर पैसा नहीं लेते, सेल्फ पब्लिशर्स पैसा लेते हैं, ठीक है। पैसा अब अलग अलग है, हर एक पब्लिशिंग हाउस के कुछ पब्लिशिंग प्लान्स होते हैं, पैकेजेस होते हैं। उन पैकेजेस में वो बेसिक सर्विसेज सभी देंगे आपको पब्लिशर ना। बेसिक सर्विसेज इसलिए देंगे क्योंकि वो मैंडेटरी है, ऐसा नहीं कि हमें बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ दैट सिंपल कि उनके बिना किताब नहीं छप सकती। जैसे एक ISBN नंबर है, कोई भी किताब ले लो, उसके पीछे ना ऐसे एक बार कोड लगा होगा और एक नंबर होगा। पहले वो 10 अंकों का होता था, अब वो 13 अंकों का होता है। ISBN 10 और ISBN 13। ISBN 10 पहले चलता था, अब ISBN 13 चलता है। ISBN 10 और 13 में एक अंतर होता है कि 978 से शुरू होता है। 978 कोड है इंडिया का, जो भी किताब इंडिया के अंदर छपती है वो 978 से शुरू होती है। ये ISBN नंबर की फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ जो बुक नंबर है, एक हर किताब पे यूनिक होता है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप बेच रहे हो, पेपर बैग, ई बुक की मैं बात नहीं कर रहा, ई बुक में मैंडेटरी नहीं है। पेपर बैग, फिजिकल किताबें कहीं प्रिंट हुई और वो कमर्शियल यूज़ के लिए है, तो आपको ISBN मैंडेटरी है। ISBN फ्री में मिलता है, राजा राम मोहन रॉय एजेंसी फॉर ISBNs है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ISBN देती है, वहाँ से आप ले सकते हो।
हमें 2 दिन में मिल जाता है, आपको शायद 5-6 दिन में तो मिल ही जाएगा फॉर श्योर, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं, एक फ्री में मतलब ISBN फ्री में मिलता है। पैकेजेस में क्या क्या मिलता है, ISBN हो गया, कवर डिज़ाइन, जैसा भी आप कवर डिज़ाइन चाहते हो वैसे कवर डिज़ाइन मिलता है। इसके बाद डिपेंड करता है कि पब्लिशिंग प्लान में एडिटिंग है या नहीं है। आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करोगे तो एडिटिंग भी आपको मिलेगी, पैसे खर्च नहीं करोगे तो एडिटिंग आप अपने एंड से कर लीजिएगा। एक पब्लिशर आपको फॉर्मेटिंग वगैरह देगा, एडिटिंग एड ऑन रहती है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक पेज पे पोएट्री बुक है, कितना मार्जिन है, ये कौन सा फ़ॉन्ट है, बोल्ड में है या इटैलिक्स में है, कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं, अगले पेज पे कितना टेक्स्ट आना है, क्या यहाँ पे कोई इलुस्ट्रेशन आएगा या पिक्चर आएगी या नहीं आएगी, इसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। अलग अलग टाइप की बुक्स पे अलग अलग फॉर्मेटिंग यूज़ होती है। फिक्शंस के लिए अलग फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं, नॉन फिक्शंस के लिए अलग फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें बता रहा था क्या क्या होता है। ISBN होगा, कवर डिज़ाइन होगा, एडिटिंग एड ऑन रहती है, डिपेंड करता है पब्लिशिंग हाउस टू पब्लिशिंग हाउस। फॉर्मेटिंग हमें करनी पड़ती है, फॉर्मेटिंग के बाद किताब प्रिंट होगी, प्रिंटिंग के बाद किताब डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगी, मिनिमम अमेज़ॉन पे एज पेपर बैक होगी। ये एक मिनिमम बेसिक पब्लिशिंग प्लान रहता है हर एक पब्लिशिंग हाउस का। अब सारी चीज़ें एड ऑन है। एड ऑन का मतलब ये है कि भाई जितना मीठा डालते रहोगे उतनी चाय मीठी होती रहेगी, ओके। तो मीठे का मतलब ये है कि और पैसा जितना डालते रहोगे पब्लिशिंग पैकेज के अंदर, सर्विसेज बढ़ते रहेंगे। अभी जैसे कि ये सिर्फ पेपर बैक है, इसका चाहे आपको हार्ड बाउंड बनाना हो, ये तो हिंदी में है तो सिर्फ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर इंग्लिश में होती तो हम इसको ग्लोबली भी अवेलेबल कर सकते हैं। ग्लोबली मतलब कुछ 144 कंट्रीज़ में। और सिर्फ मैं ई बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर बैक की बात भी कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिजिकल बुक स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे बार्न्स एंड नोबल्स, वॉलमार्ट और भी बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, टारगेट बुक स्टोर्स वगैरह हैं जहाँ पे किताबें जाती हैं। हमारी तो जाती हैं, बाकी पब्लिशर्स की नहीं जाती, मेरे को पता है। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। इतना कंपटीशन पे मैं नज़र रखता हूँ मैं, कौन कितनी क्या सर्विस दे रहा है मुझे सबका कच्चा चिट्ठा पता है, कौन कितनी सर्विस देता है, कौन कितनी सर्विस नहीं देता, ओके। तो बात हम ये कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्मेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, समअप कर लेते हैं अब तक की बातें, क्योंकि एक एक्सटेम्पोर है, मैं कुछ स्क्रिप्टेड चीज़ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। पिछले 32 मिनट से मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को भी आधी चीज़ें याद आ रही है, क्या बोला क्या नहीं। मैंने आपको फॉर्मेट्स बता दिए, पेपर बैक होता है, हार्ड बाउंड होता है, ठीक है। इसके वाला आपका ई बुक होता है जो किंडल पे होता है, प्ले बुक पे होता है। तीसरा आपका ऑडियो बुक होता है जो आपका ऑडिबल पे होता है और स्टोरीटेल प्लेटफॉर्म पे और माई ऑडियोबिट्स ऐप पे होता है, ओके। डिफरेंस मैं आपको बता रहा था ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और सेल्फ पब्लिशिंग में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल पब्लिशिंग आपसे पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन पब्लिशिंग का टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है, 99% उसमें रिजेक्शंस हैं किताबों के। और फ़ायदा ये है कि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, आपको एक रॉयल्टी अमाउंट, हाँ रॉयल्टी अमाउंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बता देता हूँ। ट्रेडिशनल पब्लिशर 8 से 10% का आपको रॉयल्टी पे करता है MRP का, लेकिन जो सेल्फ पब्लिशिंग हाउस है वो 100% प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस 100% का मतलब होता है कि रफली 25% के आसपास MRP का पे किया जाता है। 8% वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25% पे किया जाता है। तो रॉयल्टी का एक तो डिफरेंस है। दूसरा सेल्फ पब्लिशिंग की बात कर रहे थे। सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर ये फ़ायदे होते हैं, ओके। ऑफिस ख़त्म हो चुका है, रात के 8 बजे वीडियो बना रहा था। मेरा टारगेट था कि आज मैं कुछ वीडियो बना के जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आ रहे हैं और सबको मैं क्या बताऊँ, ठीक है। तो एनीवे, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेल्फ पब्लिशिंग का ना, तो सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर फ़ायदे ये थे कि जल्दी छप जाती है, 20, 21, 25, 30 दिन के अंदर मैक्सिमम किताब छप जाती है। आपके पास कंट्रोल रहता है कि कैसा कवर डिज़ाइन करना है, कैसा एडिटिंग रखना है, फॉर्मेटिंग, लेआउटिंग, प्रिंटिंग, आपके पास सारे ऑप्शंस रहते हैं, जल्दी हो जाता है। टेक्निकल यही है। और आपको वेट नहीं करना पड़ता किसी के लिए, ठीक है, कि पब्लिशर मेरी मार्केटिंग कर रहा है नहीं कर रहा। आप खुद भी कर सकते हो। आप पब्लिशर को पैसा तो पब्लिशर करेगा मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ट्रेडिशनल पब्लिशर में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। नुकसान ये है कि आपसे पैसा लिया जाता है सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर, ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे रिजेक्शंस भी नहीं होते। किताब हमारे पास आई है, अनटिल और अनलेस उसने बहुत ही घटिया नहीं लिखा है और वो एडिटेबल नहीं है, समझ लो। एक घटिया लिखा, उसको एडिट करके उसको बेटर किया जा सकता है, लेकिन अगर उसमें स्कोप ही नहीं है
उस केस में रिजेक्शन होता है, वो रिजेक्शन का रेट भी 0.5% से कम है। वरना सबके अंदर इतना कुछ चेंजेस एडिटिंग तो हो ही सकती है मेरे हिसाब से। हर किताब में इतना स्कोप तो होता है कि उसको बेटर किया जा सके और उसको पब्लिश किया जा सके, ठीक है। अब ताकि किताब कैसे फ्री में छपवा सकते हैं, ई बुक आप फ्री में छपवा सकते हो, मैंने आपको बता दिया। फॉर्मेटिंग करवा सकते हो, कवर वगैरह डिज़ाइन कैनवा से कर लो। कहाँ से फ्री में छपेगी, आपका जो KDP किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, उस पर आप ई बुक फ्री में छपवा सकते हो। दूसरा, इंडिया में आप पेपर बैक फ्री में नहीं छपवा सकते, इंडिया में ऑप्शन ही नहीं है। KDP पे एक ऑप्शन आता है, जब किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग आप करोगे ना, उस पर एक ऑप्शन आएगा ई बुक का, एक ऑप्शन आएगा पेपर बैक का, एक ऑप्शन आएगा हार्ड बाउंड का। इंडिया से बाहर आप कर सकते हो किताब अवेलेबल। अगर आप इंडिया में नहीं होते, इंडिया से बाहर कहीं आप रहने वाले होते, आपकी टारगेट ऑडियंस बाहर की होती, तो आप KDP के थ्रू किताब को फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट कर सकते हो। कवर वगैरह सब कुछ रेडी टू प्रिंट किताब है, तो उसको लिस्ट कर सकते हो। लिस्टिंग का मतलब नहीं कि सेल्स हो जाएगी, चीज़ समझना। किताब को प्रोड्यूस करना फ्री में, उससे सेल्स नहीं आएगी। और जैसे मैंने पहले बताया था, 50 लोगों के लिए आपने किताब नहीं लिखी, तो क्यों ज़बरदस्ती खुद से काम करना जब आप नहीं हो प्रोफेशनल। आप मत करो ना, इट इज़ दैट सिंपल, ठीक है। खुद से करोगे तो चीज़ें बिगाड़ोगे ज़्यादा, ठीक है। अभी नहीं है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लोगे, साल भर बाद लोगे, अगली किताब के लिए लोगे ज़रूर, ठीक है। मैं आज लिख के दे सकता हूँ, आप ट्राई कर लीजिए। आज नहीं कराओगे तो कल कराओगे, फिर रिग्रेट करोगे कि मैंने 1 साल वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, मैंने पहली किताब भी क्यों नहीं करवा ली। बहुत ऑथर्स देखता हूँ मैं, सेम पॉइंट मेरे को बोलते हैं, ठीक है। मुझे बोलते हैं कि सर हमने आपसे क्यों नहीं पहले हमने किताब पब्लिश करवा ली, सुनता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा, रॉयल्टी जो होती है ना सेल्फ पब्लिशिंग के अंदर, हर एक पब्लिशिंग हाउस का ना एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है। कोई पब्लिशर है जो आपको कहता है कि भाई 5,000 रुपये की जब मिनिमम रॉयल्टी बन जाएगी तब मैं आपको सेग्रीगेट करूँगा। कोई कहता है मैं 1,500 पे कर देता हूँ, कोई कहता है 2,500 पे कर देता हूँ। हम 2,500 वाला है मिनिमम। आपको अगर आपको रॉयल्टी चाहिए 2,500, जब आपका अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है ना, हमारे डैशबोर्ड में ऑटोमेटिकली डिस्पर्स हो जाता है। हमारा कोई लेना देना नहीं होता, ऑटोमेटेड सिस्टम है, हम कुछ नहीं करते उसमें, ठीक है। कर तो हम 2,500 से भी पहले भी सकते हैं, लेकिन उस केस में जो पेमेंट गेटवे है हमसे 8% चार्ज कर लेगा। तो 8% अगर आप बियर करने को रेडी हैं तो हम 2,500 से कम में भी कर लेंगे। और यूजुअली एक हम क्यों सेटिंग्स चेंज करनी जब है, और आप समझ रहे हो मैं इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस पर्सन नहीं हूँ कि मेरे को वेबसाइट वगैरह में चेंज करना है, और मैं इतना पंगे करता ही नहीं। मेरी वेबसाइट बंद हो जाती है, एक बार ट्राई कर चुका हूँ मैं। तो 2500 मिनिमम थ्रेशोल्ड हम रखते हैं, उससे ऊपर होगा ऑटोमेटेड सिस्टम से आपके पास डिस्पर्स हो जाएगी। तो ये मैंने आपको किताब बता दें कैसे आप फ्री में छपवा सकते हो। इंडिया के अंदर पेपर बैक का तो कोई चांस है नहीं छपवाने का, अनटिल अनलेस वो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग ना हो तो, ठीक है। इंडिया से बाहर आप कर सकते हो, जो आपका ग्लोबल मार्केट है अमेज़न ग्लोबल, ठीक है, उसमें भी पेपर बैक कर सकते हो, ई बुक कर सकते हो। KDP किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग के थ्रू होता है, लेकिन लिस्टिंग से किताब बिकती नहीं है। और अगर आप ये सोचो कि US के अंदर मैंने किताब छपवा ली, US मार्केट में अवेलेबल हो गई है, US से मैं इंडिया मंगवा लूँ, 4,000 की पड़ती है एक किताब, ठीक है, लॉजिस्टिक इंक्लूड करके। 4,000 की मेरे हिसाब से आप कितनी किताबें परचेज़ करोगे, आपके आसपास के लोग कितनी परचेज़ करेंगे किताबें। और दूसरा बताऊँ, जब आदमी किताब नहीं आती ना, तो उसको ये रहता है, एक धोखा रहता है कि मेरे आसपास के लोग तो मेरी किताब बहुत परचेज़ करेंगे ही। ब्लाइंड फोल्डेड रहता है तब तक एक ऑथर ना, जब तक किताब लिख रहा होता है। जब मार्केट में किताब आती है ना सर, आप थक जाते हो लोगों को बोलते हैं कि भाई मेरी किताब परचेज़ कर ले, और 3 बार 4 बार के बाद तो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता कि मैं रिक्वेस्ट करूं कि मेरी किताब परचेज़ कर लो। लोग कहते हैं हाँ कर लेंगे, तू फ्री में दे दे मेरे को किताब, तो मेरा दोस्त है, मेरा कज़न है, मेरा भाई है, तू तो मेरे को फ्री में ही दे देगा किताब। मैं तेरी किताब भी मैं क्या मार्केट से परचेज़ करूँगा क्या? इन सब बातों में मत आना, बोलना हाँ परचेज़ करनी है, क्योंकि अमेज़ोन की रैंक डिपेंड करती है मेरी सेल्स से। याद रखने वाली बात, ठीक है। सभी मना करेंगे कि परचेज़ नहीं करनी है, फ्री कॉपी मांगेंगे, फ्री कॉपी नहीं देनी है। बोलना है कि अमेज़ोन की सेल्स जो है ना, वो जो अमेज़ोन की जो रैंक है ना, वो मेरी सेल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो आप एक ऑर्डर करोगे तो कई हज़ारों रैंक मेरी नीचे हो जाएगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़, ओके। तो ये चीज़ मत भूलना। और मेरे हिसाब से 30-40 मिनट का सेशन हो गया है आपको, और मेरे पास टॉपिक्स तो बहुत हैं, मैं कल करूँगा इसको ना,
जो टॉपिक्स के बारे में कल बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि अगर आपके कोई कमेंट्स, आप मुझे कमेंट कर दो। अगर कोई इन केस ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं जो शायद मैंने मिस कर दी हूँ, भाई परमात्मा तो मैं हूँ नहीं ना, बिल्कुल मिस कर सकता हूँ। पर मैं बात करता हूँ बिल्कुल दिल से। देखो मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं आपको शो ऑफ करके चीज़ें बताऊँ, ठीक है। मेरी किताब पढ़ना, आपको समझ आएगा कि कितनी मैंने रिसर्च किया, कितना मैंने काम किया है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा उससे। अमेज़ोन का लिंक मैं अटैच कर दूँगा। पर बात यह है कि जब हम ये ब्रो टू ब्रो बातें कर रहे हैं ना, तो मैं क्लियर ही रखता हूँ। अभी तुम मेरे क्लाइंट नहीं हो, तो इसलिए मैं तुमसे उतना शिष्टाचार से मैं शायद बात नहीं कर रहा हूँ, या हेलो सर आई विल डू दिस एंड दैट और ये सारी चीज़ें ब्रो टू ब्रो बात चल रही हैं, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मुझसे किताब छपवाओगे तो आपका फ़ायदा है, मेरा भी उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, मेरा नाम जाता है, मुझे पैसा मिलता है उस चीज़ का। आपका फ़ायदा है कि आपकी किताब हर जगह अवेलेबल रहेगी। ब्रो टू ब्रो मैं आपको गाइडेंस दूंगा, जिसलिए मेरा नाम है, जिसलिए लोग दीपक यादव को जानते हैं, और जिसलिए पिछले 7 साल में 5000 से ज़्यादा ऑथर्स हमसे खुश हैं। वेबसाइट हमारी अंडर मेंटेनेंस है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5-6 दिन का टाइम दीजिए। पूरी वेबसाइट को हम अपग्रेड कर रहे हैं एक अच्छे लेवल पे, अभी उसको ओपन मत कीजिएगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी अमेज़ोन वगैरह पे सर्च कीजिए या गूगल पे सर्च कीजिए, वी आर द हाईएस्ट रेटेड बुक पब्लिशिंग हाउस इन इंडिया। और अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगी तो बिग फुट पब्लिकेशंस को रेट भी कर दीजिएगा गूगल पे। तो थैंक यू सो मच। और अगर कोई मेरा कॉम्पिटिटर देख रहा होगा इसको, तो देखो भाई मेरे गूगल पे ना तुम रेटिंग वेटिंग मत डाला करो यार, मैं बहुत परेशान हूँ तुम लोगों से। मतलब ऐसे ऑथर जिनके साथ आज तक हम ना जान ना पहचान, कभी किताब ही नहीं छापी, हमारे को ये लिख के देते हैं कि इन्होंने मेरी किताब नहीं छापी टाइम पे। अरे भाई हमने तो आपसे कभी बात ही नहीं की। तो अगर भाई तुम कोई कॉम्पिटिटर वगैरह कोई देख रहा हो तो प्लीज़ ये सब हरकतें मत करो, ये मज़े नहीं आते काम करने में ना। एट द एंड ऑफ द डे देखो प्रॉफिट सबको कमाना है, लेकिन एक होता है कुछ अच्छे तरीके से तुम प्रॉफिट कमाओ, एक अच्छा काम करो, एक होता है कि तुम घटिया काम करो दूसरों को भी गिराओ, तो वो मत करो। मैं नहीं करता ये गलत प्रैक्टिस, ना ये गलत हरकत तुम भी मत करो, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ठीक है। बड़े हो जाओ यार, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, मिलते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो बताना। थैंक यू।